नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। त्योहारों का मौसम फिर से शुरू होने वाला है, लेकिन तीज त्योहार के साथ साथ कृषि दर्शन का कार्यक्रम भी चलेगा और खेती बाड़ी का कार्यक्रम भी चलता रहेगा। और आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से, जिसके अंतर्गत आपको जानकारी देंगे खेतों का क्या है हाल, कौन कौन सी सिंचाई की तकनीक आप अपना सकते हैं। कृषि समाचार में मंडी में क्या रहेगा सब्जियों का मिजाज, आइए देखते हैं इन सब की जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले मत्स्य कृषकों को किया जाएगा पुरस्कृत। अच्छे फसलोत्पादन के लिए जरूरी है मिट्टी की जांच। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। राज्य के मछली पालकों, प्रगतिशील मत्स्य कृषकों, मत्स्य बीज उत्पादकों और मत्स्य मित्रों के लिए मत्स्य विभाग झारखंड उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत करने की योजना चला रही है, ताकि उनका उत्साह वर्धन हो और वे अपने क्षेत्र में और अच्छा काम कर सकें। प्रगतिशील मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों तथा मत्स्य बीज उत्पादकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार स्वरूप सम्मानित करने की ये योजना है। इसके अंतर्गत उनके द्वारा मछली पालन के प्रचार प्रसार एवं खरीद बिक्री के लिए मोटरसाइकिल के क्रय या 2 से 3 HP का डीजल पंप सेट के खरीद पर हुए व्यय का 50% या अधिकतम क्रमशः 20,000 या 10,000 रुपए जो भी कम हो देय होगा। चयनित मत्स्य बीज उत्पादकों को हैचरी के प्रचार प्रसार हेतु 2 स्पॉनिंग पूल के निर्माण हेतु अधिकतम 20,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। अच्छे फसलोत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक तभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी की उर्वरता का सही ज्ञान होगा। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्व का सही प्रतिशत मान का पता चलता है। साथ ही मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिससे हम उचित खाद, उर्वरक, मृदा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। दलहनी फसलों में मटर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य के कृषक अक्टूबर-नवंबर में मटर लगा सकते हैं। मटर के बेहतर उत्पादन के लिए अपर्णा, आर्किल और स्वर्ण मुक्ति नामक उन्नत प्रभेद के बीजों की बुआई कर सकते हैं। अर्पणा, आर्किल और स्वर्ण मुक्ति ये नाम है मटर के उन्नत किस्मों के। झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज देने में सक्षम इन प्रभेदों को लगाकर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। ये प्रभेद सामान्यतः 105 से 145 दिनों के अंदर तैयार हो जाते हैं और वैज्ञानिक विधि द्वारा कृषि कार्यों को करने पर लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देते हैं। जो किसान भाइयों ने श्रीविधि से धान की खेती की है, उन्हें धान की अच्छी पैदावार के लिए इस समय कुछ विशेष कृषि कार्य करने की आवश्यकता होती है। वो कृषि कार्य क्या हैं और कैसे उन्हें करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। जो किसान भाई श्रीविधि से खेती किए हैं, वो किसान भाई अपने कोनो वीडर, कृषि विज्ञान केंद्र में कोनो वीडर उपलब्ध है। किसान भाई कोनो वीडर से श्रीविधि खेती का निकाई कोड़ाई करें। निकाई कोड़ाई करने से बहुत ही फ़ायदा होगा, उपज में वृद्धि होगी, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। अतः किसान भाई अपने श्रीविधि खेत के जो धान की रोपाई किए हैं उसमें कोनो वीडर का उपयोग करें। कोनो वीडर कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है और इसके लिए वो किसान भाई ले जा सकते हैं। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण को नवीन डिबलर कहते हैं। इसका इस्तेमाल हिल पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाने के लिए किया जाता है। किसान इसका इस्तेमाल करके अपनी मेहनत और समय दोनों की बचत कर एक समान दूरी पर बीजों की बेहतर बुआई कर सकते हैं। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। ये शख्स अपने जीवन में अपने काम को विशेष तरजीह देते हैं और खेतीबाड़ी इनका प्रमुख कार्य है। इनकी खासियत है कि अपना खेत कभी खाली नहीं छोड़ते। वर्तमान में इन्होंने धान के साथ सब्जियों की फसल भी लगा रखी है। हम लोग ये कृषि केंद्र विज्ञान से ही सिखाया है और एक धनमा कर रहे हैं। इसमें से किसान को बहुत लाभ हो रहा है। बीहन जहाँ एकड़ में 2 मन लगता था वहाँ 1 किलो 1.5 किलो में रोपते हैं हम लोग और इसका उपज भी बहुत अच्छा है। कट्ठा में 5 मन धान झरता है और मजदूरी कम लगता है। इसमें तो बहुत चेतना थी श्री विधि खेती से हम लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। और टमाटर लगाते हैं, बैंगन का खेती करते हैं, गर्मा फसल लगाते हैं, खीरा, कद्दुआ, झींगा, नेनुआ यही सब करते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के प्रमुख अनाज मंडियों में अनाज अपने बढ़े हुए भावों पर कायम है। मूल्यविदों के अनुसार फिलहाल इनमें कमी की संभावना नहीं है। उधर सब्जी मंडियों में टमाटर और हरी सब्जियों में तेजी बनी हुई है। प्याज के भावों में थोड़ी नरमी दर्ज की गई है। आज भी के कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों को देखें तो इस प्रकार रही। चावल उत्तम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1850 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6500 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5850 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए और प्याज न्यूनतम 4000 रुपए से लेकर अधिकतम 4300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य के 5 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, आपने कृषि समाचार देखा, मौसम की जानकारी ली। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सब जानते हैं कि मौसम बदल रहा है। बारिश के मौसम के बाद अब जैसे ही ठंडी ठंडी हवाओं ने अपने चपेट में हमें लेना शुरू कर दिया है, हम समझ गए हैं कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। और इस मौसम से बचने के लिए, ठंड से अपने शरीर को हम जैसे ही बचाना चाहते हैं, स्वेटर, शाल, कंबल, रजाई इन सब का उपयोग करते हैं। जब आप अपने पशुओं का पालन करते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि पशुओं का स्वास्थ्य का ख्याल आप रखें। आप अच्छे पशुपालक भाई बने, इसके लिए ज़रूरी है कि ठंड के मौसम में पशुओं का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बदलते हुए मौसम में अगर पशुओं को ठंड लगती है तो वो तो मूक प्राणी हैं, वो अपनी दुविधा हमें बता नहीं सकते। किस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल करें, उनके स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखें, आइए बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ।
किसान भाई नमस्कार। कृषि दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल एवं उसमें लगने वाली बीमारियों के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर CK कौशिक। आइए इनका स्वागत करते हैं। कौशिक जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। कौशिक जी, जैसा कि हमने आज का विषय चुना है बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल के लिए, तो इसमें हमारे किसान भाई जो पशुपालक भाई हैं वो किस प्रकार पशुओं की देखभाल करें ताकि उनको मौसमी बीमारी से बचाया जा सके। मैं पशुपालक भाइयों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल मतलब जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। गुहाल पर भी ध्यान देना चाहिए। जो पशु गृह हैं, चाहे कच्चे हों, पक्के हों या फूस के हों या जैसे भी हैं, उसको मतलब जो है बड़ा साफ़ सुथरा मतलब जो है रखना चाहिए। और नमी मतलब जो है कीचड़ ज़्यादा मतलब पानी भराव वाले मतलब जगह पे इस तरह का मतलब नहीं होना चाहिए। साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए। और आगे के लिए इसमें मतलब जो बदलते मौसम में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं मतलब ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब भयंकर बीमारी हो जाती है, जब रोग से ज़्यादा ग्रसित हो जाता है, तब उसके पीछे मतलब हम मतलब ध्यान देते हैं और तब हमको बहुत बड़ी परेशानी और मतलब जो है एक जोखिम उठाना पड़ता है, जिससे हमारे मतलब जो है जान माल की भी मतलब जो है हानि होती है। इसलिए सबसे पहले इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हुए आप मतलब जो है पशुओं को कृमिनाशक दवाएं ज़रूर देनी चाहिए। बीच बीच में पशुओं को नमक ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि मतलब उसकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहे, अच्छी रहेगी। और अच्छी रहेगी तो स्वस्थ रहेगा, तो मतलब रोग से लड़ने की शक्ति भी मतलब उसको मतलब प्रदान होगी। इसलिए मैं सब मतलब पशुपालक भाइयों से यही कहूँगा कि मतलब बदलते मौसम में पशुओं की देखरेख के लिए आपको सबसे पहले मतलब जो है किन्हीं बहुत सी मतलब बातों पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप जानते हुए भी उसको करते नहीं हैं। इसलिए मैं पशुपालक भाई से कहूँगा कि उनको करें और उससे मतलब जो है अपने पशुओं को स्वस्थ रखने का एक मतलब निदान करें। इसलिए उसमें सबसे पहले मैंने जैसे यही बताया, कृमिनाशक दवाएं दें, पशुओं के बच्चों को साफ़ सुथरा रखें। चमोकन होती है, चमोकन से बचाने के लिए अगर कम चमोकन हैं तो उसके शरीर को मतलब जब आप नहलाते हैं या साफ़ करते हैं तो चमोकन को छुड़ा दें। अगर ज़्यादा है उसके लिए बहुत सी दवाएं हैं। उसके लिए बीटॉक्स है, बीटॉक्स का प्रयोग करें। बीटॉक्स मतलब जो है आप याद रखिए, मतलब बहुत से हमारे पशुपालक भाई मैं बराबर सुनता हूँ कि कहते हैं काम नहीं करता है। देखिए, कोई भी दवा हो, कोई भी चीज़ हो, अगर लगाने का तरीका, खिलाने का तरीका आपका अगर गलत है तो वास्तव में वो दवा कुछ काम कम करती है। ऐसे ही चमोकन के लिए जो किल्ली होती हैं या चमोकन होती हैं वो मतलब खून को मतलब जो है चूसती हैं और पशु को मतलब रोग ग्रसित बना देती हैं। उससे बचने के लिए यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने मतलब पशुओं को 5 ml 1 लीटर पानी में आप डालें या 2 लीटर पानी ले लीजिए और उसको जहाँ जहाँ है उसको नहला दें। और नहलाने के बाद आप पहले उस दिन छोड़ना चाहें छोड़ दें, दूसरे दिन आप साफ़ पानी ले लें और उसको मतलब नहला दें। और कोई मतलब अगर कंघी या खुर मतलब जो बाल झाड़ने वाला होता है उससे सबको मतलब झाड़ दिए, सब मरा हुआ झड़ जाएगा। लेकिन ये अभी आपका अधूरा काम हुआ। ये जानवर से तो आपने किल्ली हटा दिया, लेकिन आप उसी समय फिर 5 ml मतलब लीजिए और मतलब 1 बाल्टी पानी में डालिए और अपने चाहे कच्चा ग्वाल हो, पक्का ग्वाल हो, चाहे फूस का ग्वाल हो, उसी समय ग्वाल पे भी छिड़काव कर दें। इससे क्या होगा कि मतलब जो किल्ली मतलब जो उसकी गंध छूके से साथ जो ग्वाल में चल जाती हैं या पुआल में फूस वाले मतलब उसमें चढ़ जाती हैं, वो धीमे धीमे आकर के फिर पशु के शरीर पर चढ़ जाती हैं और खून पीना शुरू कर देती हैं। मतलब इससे मतलब आप मतलब महसूस करते हैं कि दवा काम नहीं कर रही है। और ये कम से कम प्रक्रिया महीने में आप 2 बार कर दें
तो आप 2-3 महीने के लिए आप मतलब एकदम बहुत स्वस्थ रहेंगे, सही रहेगा, पशु साफ सुथरा रहेगा और पशु मतलब जो है इससे बचेगा। और आजकल के मौसम में एक देखिए अभी खुरपका मुंहपका बहुत भयंकर बीमारी चली हुई है, उसका मतलब जो है समय समय पर मतलब पशुओं को टीकाकरण अवश्य कराएं। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जिन बीमारियों का निदान मतलब किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें। पशुओं में कंठा रोग है जिसे गलघोंटू रोग बोलते हैं, HS बोलते हैं उसे, ऐसे ही खुरपका मुंहपका जिसे FMD बोलते हैं। ये 2 बीमारी ऐसी हैं कि जो बहुत भयंकर बीमारी हैं और इससे हम अपने मतलब जान माल का बहुत ही नुकसान मतलब उठाते हैं। उससे बचने के लिए आप मतलब समय पर टीकाकरण करा लें, समय पर टीकाकरण कराएं। टीकाकरण की एक मतलब ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता पशुपालक भाइयों से कि टीकाकरण वो स्वयं करें, अगर वो कराते भी हैं लेकिन जो करा रहे हैं वो इतना ज़रूर ध्यान रखें, जो करने वाले आते हैं या डॉक्टर आते हैं उनसे ये ज़रूर पूछा जाए कि ये सर मेंटेन है या नहीं है। जैसे मैंने FMD का, खुरपका का, FMD का वैक्सीन कभी भी जब भी आपके पास आएगा वो मतलब थर्मस में लाना होगा बर्फ़ के साथ, और जब मतलब बर्फ़ के साथ आएगा वह मतलब मेंटेन किया हुआ रहेगा तभी काम करेगा। कोई भी वैक्सीन कराएं, चाहे HS कराएं चाहे FMD कराएं, इनको मतलब जो है कम से कम 7 दिन का मतलब अंतराल दे देना चाहिए। एक साथ दोनों मतलब वैक्सीन नहीं करानी चाहिए। अगर ऐसे HS के साथ, गलघोंटू या कंठा रोग के साथ आप BQ ब्लैक क्वार्टर जिसे आप जहरबाद बुखार कहते हैं, बहुत से चुचुड़नियाँ कहते हैं, बहुत से पचपचिया रोग कहते हैं, जो मतलब पिछले पैर फूल जाते हैं, सूजन आ जाती है और उसे दबाने पर कर की आवाज़ करता है, जिस तरह से बालू को एक पोटरी में भर लें और उसको दबाते हैं, जिस तरह से आवाज़ करता है इस तरह से। ये बहुत भयंकर बीमारी है। तो HS और BQ, गला घोंटू और जहरबाद बुखार, इसका वैक्सीन एक है, मिले तो आप एक ही का बार कराएं। उसके 7 दिन बाद या 10 दिन बाद FMD, खुरपका जिसे वो आप बोलते हैं, FMD का वैक्सीन कराएं। और वैक्सीन कराने के बाद आप छोटी मोटी बीमारियों से मतलब ग्रसित हो सकता है पशु, लेकिन संक्रामक रोग और भयंकर बीमारी से वो आप अपने जान माल को बचा सकते हैं। इसलिए मैं पशुपालक भाइयों से मैं 2-3 बातें मतलब अवश्य कहूँगा कि कृमिनाशक दवा दें, पशुओं को नमक ज़रूर दें, पशुओं को संतुलित आहार ज़रूर दें और समय पर टीकाकरण करा लें। तो देखा किसान भाइयों, कौशिक जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल आप किस प्रकार कर सकते हैं। कौशिक जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ किसान भाइयों, तिलहनी फसलों की खेती करने का सही समय आ गया है और तिलहनी फसल में सबसे मुख्य फसल होती है सरसों की फसल। सरसों के पीले पीले दाने हो या काले काले दाने, सरसों के तेल का मज़ा भी अनोखा होता है। सरसों के तेल का मज़ा हम तभी ले सकते हैं जब सरसों की खेती झारखंड में बृहद पैमाने में हो, तभी तो इसकी खेती अच्छी तरीके से करने के लिए हम समय समय पर कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपको सही विधियाँ बताते हैं। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी कैसे करें, उसके बाद किस तरह से
से आप सरसों की खेती करें, पौधे से पौधे की दूरी क्या होगी, सिंचाई की प्रक्रिया क्या होगी, खादों को आप कैसे, कब और कितनी मात्रा में डालें, और अगर सरसों की फसल में किसी तरह के रोग लग जाते हैं तो कीट प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। इन तमाम बातों की जानकारी हम समय समय पर देते हैं और आज भी सरसों की खेती कैसे करें इसकी जानकारी समेट कर लाए हैं। तो देर किस बात की, चलिए मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. शनिग्रही से और जानते हैं कि सरसों की खेती के क्या क्या सफलता के सही राज हैं। किसान भाइयों, अक्टूबर का माह आ गया है और आप सोच रहे होंगे रबी फसलों के बारे में। तो रबी फसल में आप ये भी सोच रहे होंगे कि तिलहनी में सरसों का खेती कैसे की जाए। जी हाँ किसान भाई, बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं और ये सही मौका है। और इसी चीज़ पर विशेष जानकारी देने के लिए कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी स्थित में है और इस पर जानकारी देने के लिए यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर पी.के. शनिग्रही हैं। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जब सरसों की खेती करने के लिए जब सोच ही रहे हैं तो सबसे पहले हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में बताएं। सबसे तो किसान भाई को ये सोचना चाहिए, जो भी प्रति प्लॉट आपका पास पड़ा हुआ है, अक्टूबर माह आ गया है, आपको 15 अक्टूबर तक जो भी सरसों का खेती करना है उसको बुआई कर लेना है। उसके लिए सबसे पहले जो खेत है उसको अच्छी तरह से ट्रैक्टर से 2 बार जोत के उसमें जितना भी खरपतवार है उसको निकाल के उसका मिट्टी को एकदम पूरा हाल चला के प्लेन बना के उसका ऊपर बुआई करना चाहिए। उसमें ये ध्यान रखें कोई भी प्लॉट में खरपतवार नहीं हो। और एक किसान भाई ये ध्यान रखिएगा, जिधर आपका खेत का ढलान है उसका उल्टा साइड से आपको जुताई करना है, नहीं तो जिस टाइम बरसात होगा सपोज उसी का तरह आपका खेत का जुताई कीजिएगा उसका मिट्टी बहने लगता है, इसलिए हमेशा उसका उल्टा साइड से आपको जुताई करना है। इसका बाद सबसे किसान भाई जो भी सरसों का खेती करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको किस्म जो प्रभेद होता है उसका चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग सरसों में जानते हैं 2 टाइप का सरसों होता है, एक होता है राई और एक होता है तोरी। तोरी थोड़ा कम दिन का होता है और राई थोड़ा लंबी अवधि का होता है। इसलिए तोरी हेतु जो उन्नत किस्म का यहाँ चुनाव करना है उसमें आपका T9, PT 303, पांचाली, ये 3 प्रभेद का इस जिला के लिए सर्वोत्तम है। और जहाँ राई सरसों का खेती करना है उसमें शिवानी है, उसके बाद पूसा बोल्ड है, उसके बाद पूसा क्रांति है, ये 3 प्रभेद का चुनाव करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने प्रभेद भी बता डाला कि खेत की तैयारी भी बता डाला आपने और प्रभेद भी बता डाला। अब डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि हमारे किसान भाई मात्रा 1 हेक्टेयर में कितना डालेंगे, इसकी मात्रा की भी जानकारी दें। किसान भाई 1 हेक्टेयर में आपको सरसों का बीज 5 किलो मात्रा लगता है। उसमें ये ध्यान देना है जिस टाइम आप बुआई कीजिएगा उस टाइम उसको माने जो खेत में डालते हैं वो चारों तरफ से समान रूप से डालना है। इसलिए उसमें 1 किलो चाहे तो बालू मिला के उसको बुआई कर सकते हैं। उसका बाद जिस टाइम आप बुआई करते हैं हम तो ये सलाह देंगे किसान भाई जो छींटा विधि से करते हैं उसका जायगा में आप लाइन से बुआई कीजिएगा तो बाद में आपको खरपतवार निकाय गुड़ाई करने में आसानी होगा। इसलिए जो सरसों का एक माने दूरी जो रखा जाता है, एक पौधा से दूसरा पौधा का दूरी 10 सेंटीमीटर आपको रखना है और एक लाइन से दूसरा लाइन का जो दूरी होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा। जिस टाइम पौधा आपका निकल जाता है उस टाइम जहाँ देखिएगा ज़्यादा घना हो गया है सरसों का पौधा, वहाँ उस टाइम आपको उखाड़ देना है। इसलिए कम मात्रा में पौधा रहेगा तो उसको पौधा का बढ़त ज़्यादा रहेगा, बाद में आपका फलन भी अच्छा होगा। इसका पर ज़्यादा ध्यान देने का है। हमारे किसान भाई जब इसकी बुआई करें तो उस वक्त किन किन उर्वरकों का प्रयोग करें? उसमें देखिए सरसों आप लोग सभी जानते हैं ये तिलहनी फसल है, इसमें जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसका साथ साथ और एक जो उर्वरक है उसका ज़्यादा महत्व है वो सल्फर, वो तेल बनने में मदद करता है। इसलिए जो हम लोग का पास तोरी सरसों है उसके लिए किसान भाई 50 kg नाइट्रोजन, 25 kg फास्फोरस, 25 kg पोटास एवं 20 kg सल्फर का प्रयोग करेंगे। और जो तोरी है जो राई सरसों है उसके लिए 80 kg नाइट्रोजन,
उसका बाद 25 kg आपका फॉस्फोरस, 25 kg पोटास एवं 20 kg सल्फर का प्रयोग करना है प्रति हेक्टेयर का दर से। अब ये तो उर्वरक की बात हो गई। अब जब किसान भाई जब लगा देंगे तो खरपतवार तो निकलेगा ही, तो किसान भाई खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें और साथ ही साथ सिंचाई कब कब दें और कितनी मात्रा में दें? उसमें किसान भाई जब अक्टूबर माह में आप बुआई करते हैं उस टाइम पर्याप्त नमी आपका रहता है। उसमें जैसे सरसों आपका निकल जाता है, जिस टाइम आपका थोड़ा बहुत हाइट ले लेता है करीब 20-25 सेंटीमीटर, उस टाइम आपको उसका जो छोटा छोटा पौधा है जहाँ घना है उसको निकाल दे। उसके बाद वहाँ जो घास पतवार है उसको भी निकाल के बाहर फेंक दे। इसलिए हम पहले ही आप लोग को बताया है, उसको छींटा विधि से नहीं करके आप लाइन सोइंग करें, जिससे आपको खरपतवार नियंत्रण करने में आपको आसानी होगा। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सरसों में किसी प्रकार का कीट वगैरह न लगे, इसके लिए बीज उपचार जरूरी है क्या? देखिए, कोई भी फसल जैसे सरसों हो, जो भी फसल हम लोग लगाते हैं, बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जितना भी रोग व बीमारी लगता है वो बीज से ज़्यादा आता है, बाद में उसका रोकथाम करने में कठिनाई होता है। इसलिए हम लोग का जब भी हम बुआई करते हैं उसका पहले बीज का उपचार करें। उसमें जो कैप्टन है, थीराम है, उसका 2 ग्राम प्रति केजी बीज का हिसाब से उसका उपचार करना है। उसमें बीज में 2 ग्राम कैप्टन व थीराम उसको अच्छी तरह से मिला के 2-3 घंटा छाया में उसको सुखा ले, उसका बाद ही बुआई करे। उससे करने से आपको किसी तरह का रोग का प्रकोप आपको सरसों में नहीं दिखाई पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी अगर कोई रोग हो गया हो तो हमारे किसान भाई कैसे उसका पहचान करेंगे, कौन सा रोग लगा है और कैसे उसका निदान करेंगे, इसकी जानकारी भी दें। उसमें तो जो भी सरसों खेत में आपका रोग लगता है उसमें ज़्यादातर आपका फंगस का कारण चलता है। इसलिए हम तो किसान को ये सलाह देंगे, आपको बाज़ार में डाइथेन M45 जो आजकल इंडोफिल M45 का नाम से जाना जाता है, उसको 1.5 किलो का दर से आपको छिड़काव करना है। उससे आपका किसी तरह का रोग नहीं होगा। इसके बाद जहाँ तक कीड़ा का बात है, जिस टाइम आप सरसों में देखिएगा फूल आता है उस टाइम ज़्यादातर प्रकोप आपका लाही का होता है। इसलिए लाही का प्रकोप से आपका निदान करने के लिए डेमोटन, मिथाइल डेमोटन है, उसका 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का दर से आपको छिड़काव करना है। इसका रोकथाम नहीं करने से क्या होगा, जो भी फूल आता है व जो भी फल आपका सरसों में दिखाई पड़ता है उसका रस चूस लेता है, जिसमें सरसों का फल नहीं होता है। इसलिए किसान को इसका पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। ये तो हो गई रोग की बात, और कोई कीड़े वगैरह भी परेशान करते हैं सरसों के पौधों को? सरसों का मेन कीड़ा आपका लाही, जो आप लोग देखते होंगे छोटा छोटा कीड़ा होता है जो फूल वाला डंठल में उसको रखता है, उसमें फूल व फल सबको चूस जाता है, उसमें फली किसी तरफ से नहीं आता है। इसलिए आपको हम ये सलाह देंगे, मिथाइल डेमोटन जो है एक दवा, उसका 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर का दर से आपको छिड़काव करना है। उसमें जो है उसका सहज हिसाब ये है, 1 ml पर लीटर पानी में मिला के आपको छिड़काव करना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी जानकारी हासिल की। पशुओं की देखभाल ठंड के मौसम में कैसे करें, इसके साथ ही हमने जाना कि सरसों की सफल खेती आप कैसे करें। इस तरह से बहुत सारी जानकारियां हम समय समय पर कृषि दर्शन कार्यक्रम में दिखाते जाते हैं, जो कि न सिर्फ पशुपालन से जुड़ी है और ना ही कृषि दर्शन कार्यक्रम से, बल्कि बहुत सारी ऐसी जानकारी भी हम देते हैं जो कि वानिकी के क्षेत्र से भी हो। इसके अलावा अगर आप बागवानी भी करना चाहते हैं या किसी तरह की समस्याएं मोबाइल आपके सामने खड़ी है तो कागज़ कलम उठाइए और पत्राचार कर डालिए हमारे इस पते पर। हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। वक्त कम रहा या ज़्यादा रहा, आपसे मिलेंगे ये वादा रहा। इसी वादे के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।